हेलो एवरीवन। तो आज हम यार मोल कंसेप्ट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मोल कंसेप्ट के जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, आज उनको हम समझेंगे। और बेस्ट से बेस्ट जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे जेई मेंस की बात करें, चाहे आईआईटी जेई एडवांस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, सबके कलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्यारे प्यारे। तो सबसे पहले आज करेंगे हम मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया हो। कमेंट सेक्शन में पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने डीपीपी की है। डीपीपी नंबर 1 कितने लोगों ने की है, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ। आज हम मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। भाई डीपीपी करते रहना, डीपीपी करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। इधर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से अपना पेन नहीं चलाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो डीपीपी करके आना। डीपीपी 1 मैंने पिछले लेक्चर में ही अपलोड कर दी थी, उसकी आंसर की आज की डीपीपी के साथ मिल जाएगी। आप तो अपने आंसर आप मैच कर सकते हो, राइट। तो जितने लोगों ने डीपीपी कर लिया कमेंट सेक्शन में बता देना, अटेंडेंस लगा देना। तो आज मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं। आपको वैसे मैंने मोल के बारे में बता चुका हूं, मोल क्या होता है। मैंने आपको मोल के बारे में एक डेफिनेशन बता चुका हूं कि मोल क्या है। मोल जस्ट एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे दर्जन एक काउंटिंग यूनिट है, वैसे ही मोल आपकी एक काउंटिंग यूनिट है। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटेंटिटीज के बराबर, है ना। ये आप कर चुके हो कि एक मोल बराबर होता है, अगर मैं 1 मोल लिखूं तो 1 मोल आपका बराबर होता है इतनी इंटेंटिटीज के, राइट। तो अभी आपने मोल को डिफाइन कर दिया इन टर्म ऑफ नंबर्स। अब हम मोल को 2 और टर्म में डिफाइन करते हैं। एक ग्राम के टर्म में, कि वेट के टर्म में मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि हमने बोला था कि 12 ग्राम कार्बन की बात की थी, कि 12 ग्राम कार्बन में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं। आपको याद है हमने बात की थी, याद होगा, राइट। तो हमने ये बात की थी। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है। और 12 कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम ही होता है। तो क्लियरली क्या आपको यह समझ आ रहा है कि एक मोल का वेट उतना ही होता है जितना, एक मोल में कितना वेट होता है, मोलर मास जितना उसका वेट होता है। मतलब अगर एक मोल को आप वेट के टर्म में डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि एक मोल बराबर होता है मोलर मास के, कि मोलर मास जो है वो एक मोल के बराबर होता है। बात क्लियर है। वैसे भी हमने देखा था कि मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। तो एक मोल को अगर मास के टर्म में आप डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल बराबर है मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। बात क्लियर है। तो हमने 2 टर्म्स में देख लिया, एक नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में और एक मोलर मास के टर्म में। एक लास्ट देख लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में। किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। तो एक मोल आपका बराबर होता है, एक मोल आपका बराबर होता है 22.4 लीटर। एक मोल आपका बराबर होता है 22.4 लीटर गैस। जब हम गैस के केस में डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जब हमारी गैस होती है तो गैस के केस में हम वॉल्यूम के टर्म में ज्यादा डिफाइन करते हैं, वेट के टर्म में नहीं करते। जैसे अभी आपका कोविड आया था, राइट। तो कोविड के टाइम हम ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। तो आप जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते थे, या कुछ लोग जब लेने जाते थे, तो उधर आप ये नहीं बोलते थे कि 10 ग्राम ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, 20 ग्राम या 10 किलो का दे दो। आप लीटर्स में बोलते थे कि 10 लीटर का वॉल्यूम ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, राइट। तो आप गैस को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आप वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हो। तो उसके लिए हमने वो मोल की कन्वर्जन देखी कि एक मोल कितने लीटर गैस के बराबर होता है। तो एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के। ये आया कैसे है, ये एक्चुअल में आया है पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन से। ये आपकी गैस इक्वेशन होती है, मे भी आपको पता हो और नहीं भी पता है तो हम अभी 5th चैप्टर करेंगे 11th का, जिसको बोलते हैं गैसियस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी बोला जाता है। उसमें हम करते हैं गैसियस स्टेट। उसमें हम गैस की स्टेट, जो गैसियस स्टेट है ना, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि गैस में क्या क्या चीजें होती हैं। फिलहाल ये आपकी गैस इक्वेशन होती है, इसी से आपकी ये वैल्यू आई है, जिसमें ये जो वैल्यू है आपकी ये किस प्रेशर पे आई है। प्रेशर आप लेते हो 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका 273 केल्विन।
इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पे जब आप प्रेशर की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ एन क्या है, इधर एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल। हालांकि आपके भी काम का नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं कि वैल्यू आई कहां से है, हवा में नहीं आ गई कहीं से, तो इधर से आई है वैल्यू कि ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, ए नंबर ऑफ मोल है, एन से नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं, आर आपका एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन होती है 0.0821, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब आप प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, आर की वैल्यू आपको पता है, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा। तो जब आप यही सारी चीजें पुट करोगे तो आपका वॉल्यूम आप देखोगे 22.4 लीटर ही आएगा, 22.4 लीटर ही आएगा। अच्छा, कभी कभी ना एक ध्यान से समझ लेना, एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ना, खासकर जेई एडवांस के क्वेश्चन में 22.7 लीटर भी कभी कभी यूज हो जाता है, बहुत रेयर यूज होता है लेकिन होता है। एक कब आपने यूज करना है कि 1 मोल बराबर होता है मैक्सिमम केस में, जहां तक मैं बताऊं आपको, आप जेई मेंस की बात करो, नीट की बात करो, तो आप 22.4 लीटर ही लोगे। चाहे एसटीपी बोले चाहे एनटीपी बोले, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या हुआ, कुछ लेटेस्ट टाइम में, अभी के टाइम पे, कुछ सालों पहले, एसटीपी की जो डेफिनेशन है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया। एसटीपी देखो क्या होता है, एसटीपी एक कंडीशन होती है बेसिकली, बस एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर की एक कंडीशन होती है। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एसटीपी पे क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है एसटीपी पे वो 1 बार होता है, जो अभी न्यू आया है, मतलब जो अब हम एसटीपी को डिफाइन करते हैं कि एसटीपी पे आपका प्रेशर 1 बार होता है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। और जब एसटीपी को पहले डिफाइन करते थे ना, जब आईयूपीएसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि इन सब वैल्यूज को डिफाइन करता है, तो एसटीपी को जो पहले डिफाइन किया जाता था, तो एसटीपी को पहले डिफाइन किया जाता था, प्रेशर आपका 1 एटीएम ही लिया जाता था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर आपका 273 केल्विन लिया जाता था। ये ओल्ड था, ये ओल्ड वैल्यूज थी, मतलब ओल्ड डेफिनेशन इसकी एसटीपी की ए थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। ये आपकी न्यू डेफिनेशन है, लेकिन अभी तक आपके जेई मेंस में और नीट में इस ओल्ड डेफिनेशन को ही फॉलो किया जा रहा है, इसलिए आप ए ही पुट कर दो 22.4 लीटर। लेकिन जब क्वेश्चन जेई एडवांस का हो, जब क्वेश्चन जेई एडवांस का हो और लिखा हो उधर की व्हाट इज ए वॉल्यूम ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी, तब आप 22.7 लीटर बोलोगे। जेई मेंस में और नीट में बोलेंगे तो आप इसको ही लिखोगे, राइट। जेई मेंस और नीट में बोले तो आप इसको ही लिखोगे, क्योंकि अभी तक उधर अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक उधर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में चीजें अपडेट नहीं हुई हैं। और अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन आए, है ना, कि 22.4 लीटर भी दिया है, 22.7 लीटर भी दिया है, अगर जेई मेंस और नीट में भी, अगर जेई मेंस और नीट में भी अगर दोनों ऑप्शन हो, तो आप अपने तरफ से टिक इसको ही लगाना, आप अपने तरफ से टिक इसको ही लगाना। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में बात आए, जहां आपको बस कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपको कुछ पूछा है निकालने को कि इतने मोल्स में बताओ कितना वॉल्यूम होगा, तब आप इसी को यूज करोगे। मतलब कहने का सिंपल, कंफ्यूजन कुछ ना रखना, सिंपल सा माइंड में रखो कि जेई मेंस और नीट में आपको 22.4 लीटर यूज करना है, और जब जेई एडवांस में बात करें, और जेई एडवांस में अगर एसटीपी पे बात करें, एसटीपी पे मतलब प्रेशर आपका जब 1 बार हो और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन हो, तब की जब बात करें, तब आप 22.7 लीटर यूज करोगे, राइट। या अगर सीधे ही ऐसे लिखा हो कि प्रेशर इतना 1 बार है, टेम्परेचर इतना है, तब बताओ आप कितना वॉल्यूम होगा, तो आप तो सिंपली बोल सकते हो, चाहे फिर नीट में पूछा हो, चाहे जेई में पूछा हो, जेई मेन में, तो आप सिंपली बोल सकते हो 22.7 लीटर। लेकिन जब बात मैं बोल रहा हूं, जब एसटीपी लिखा हो, जब एसटीपी लिखा हो, तो जेई मेंस और नीट अभी ओल्ड डेफिनेशन को ही फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आप यूज करोगे हमेशा। लेकिन अगर जेई एडवांस में एसटीपी वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि 1 मोल बराबर होता है 22.7 लीटर की। बात क्लियर है, ठीक है। जेई मेंस और नीट में आप इसको यूज करोगे, जेई एडवांस में अगर एसटीपी वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप 22.7 लीटर यूज करोगे। बात क्लियर है, ठीक है। छोटी सी चीजें हैं, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने 3 चीजें देख ली, ठीक है, हमने 3 चीजें देख ली कि हमने मोल को वेट के टर्म में डिफाइन कर दिया,
हमने मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में डिफाइन कर दिया, हमने मोल को लीटर्स के टर्म में डिफाइन कर दिया, मतलब वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन कर दिया। अब इन्हीं तीनों से हम फॉर्मूलेस निकालेंगे, 3 फॉर्मूलेस आपके निकाल देंगे इसी से। देखो पहला फॉर्मूला तो आपने किया भी हुआ है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, आपका काम है आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बना रहे हो, तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बता दिए हैं, जैसे आपको बताया है कि मान लो इसमें बताना कि ए आपको दिया हुआ है 3.011 10⁻23, आपको इतने बताया कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सब्सटेंस के हैं, तो आपको बताना कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सब्सटेंस के, तो आप क्लियरली बता दोगे। आपने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि कैसे बताते हैं नंबर ऑफ मोल। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आपको पता है कि 1 मोल बराबर होता है इतने के, तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल में, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, सिंपली जब इसको डिवाइड इससे करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अरे किया था ना यार पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटेंटिटीज, आपको याद आ रहा होगा अब, टोटल नंबर ऑफ इंटेंटिटीज डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू यही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका पहला फॉर्मूला इधर से बन गया कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो इन टर्म ऑफ नंबर, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हो। राइट। अच्छा दूसरी बात करें, अगर वेट के टर्म में बोला हो, मान लो आपको बोल दिया है सिंपल सी, अगर मैं बात करूं जैसे कार्बन से ही बात करूं, अगर आप कार्बन से फॉर्मूले को इजी डिराइव कर दोगे, जैसे कार्बन की मैं बात करूं तो आपको पता है कि कार्बन का 12 ग्राम जो होता है, कार्बन का 12 ग्राम जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। अभी हमने देखा कि मोल, 1 मोल बराबर होता है मोलर मास के, तो मतलब कार्बन का मोलर मास कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम इक्विवेलेंट है 1 मोल के। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि 12 ग्राम में 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स है, 1 मोल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन के 24 ग्राम दिया हुआ है, कार्बन का अगर 24 ग्राम दिया, तो कार्बन के 24 ग्राम में कितने मोल होंगे, सिंपली आप बोल दोगे 2 मोल होंगे, है ना यार, सिंपली आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कार्बन के कितने हैं, मान लो 36 ग्राम दिया है, तो कार्बन 36 ग्राम दिया तो कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो आपके नंबर 3 मोल आया कैसे, देखो ये 3 मोल क्या इसी से आया। अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं कि नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका है पहला फॉर्मूला। ठीक है, आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास। गिवन मास, देखो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं कि आए कैसे हैं, कि बाई चांस आप कभी पेपर में नर्वसनेस के कारण भूल जाओ, फॉर्मूलेज आपको याद ना रहे, तो आप खुद ही एक बार अपना दिमाग लगा के सोच पाओ कि ऐसी ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि उधर एग्जाम टाइम नर्वसनेस होती है और कभी कभी होता है कि हम बेसिक फॉर्मूले भी भूल जाते हैं, तो उस टाइम अगर हमें पता हो कि चीजें आई कैसे हैं तो आपको क्लियरेंस मिल जाती है और आप उधर क्वेश्चन कर पाते हो। राइट, क्लियर है। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, क्या आप इस फॉर्मूले को समझ पा रहे हो कि ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। आपको मास दिया हुआ है, जैसे आपको मान लो कहा है कि कार्बन का 36 ग्राम है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो 36 को गिवन, आपका गिवन मास कितना है 36, तो गिवन मास को जब आप डिवाइड करोगे मोलर मास से उस सब्सटेंस के, कार्बन का मोलर मास कितना है 12, तो 36 को डिवाइड जब 12 से करोगे 3 ही आएगा। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहे हैं कैसे, गिवन मास को जब मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो। आई होप ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा कि अगर वेट के टर्म में बात करें कि आपको इतने ग्राम कोई सब्सटेंस दिया और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप बोल सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बात क्लियर है। ठीक है, आगे बात करें अगर वॉल्यूम के टर्म में, अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें, ठीक है, तो देखो जैसे आपको बोला हो, वॉल्यूम के टर्म में भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आप सिंपली इसका बता सकते हो कि अगर 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, आपको कुछ लेट से दिया हुआ है कि एक गैस है, लेट से मान लो 1.2 लीटर ऑक्सीजन है, तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपसे ये पूछा है। आपसे पूछा है कि 11.2 लीटर आपको ऑक्सीजन गैस दी है, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली
1.2 को 11.2 को सॉरी डिवाइड जब 22.4 से करोगे तो आपका 0.5 आएगा। तो अब आपको पता है कि एक मोल में इतने लीटर है, तो इतने लीटर में आपको बताना कितने मोल है, तो सिंपली बस इसको डिवाइड जब इससे कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ना नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सी बात है यार, अभी हम देख के हटे, राइट। तो हमें लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला कि अगर वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला लिखना हो तो वॉल्यूम, ठीक है, गिवन, आप ये लिख सकते हो गिवन वॉल्यूम, ठीक है। बस यही 3 फॉर्मूले हैं, उसके बाद बस हमें क्वेश्चन ही करने हैं आज, और कुछ नहीं करना है। गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। एक कब की बात कर रहे हैं, जब आपका प्रेशर हो 1 atm एंड टेम्परेचर हो 273 केल्विन, ठीक है। जब प्रेशर आपका 1 बार होता है, जब प्रेशर आपका 1 बार होता है, मतलब जो एसटीपी की नवी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 22.7 लीटर होगा। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर आपका 1 atm है और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है, और मैक्सिमम टाइम आपको इसी का यूज भी करना है। तो ए है आपका यार तीसरा फॉर्मूला, ए है आपका तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 आपके बेसिकली फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके पूरे मोल कंसेप्ट में यूज होंगे। इसके अलावा कोई भी एक भी फॉर्मूला नहीं है जो कि आपके मोल कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। यही आपके मैक्सिमम फॉर्मूला है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हो, राइट। तो यही आपके 3 फॉर्मूला मैंने बता भी दिया। आप अगर बाई चांस कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो आप खुद भी इन चीजों को डिराइव कर पाओगे कि कैसे ये चीजें आई हैं, ठीक है। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि फॉर्मूलेज हैं इसको रख लो, ठीक है। पहला जब आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए उसको डिवाइड अवोगाड्रो नंबर से कर देना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगी। अगर आपको कोई मास दिया कि इतने ग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, गिवन मास को डिवाइड कर दोगे बस उसके मोलर मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको लीटर्स में दिया हो कि इतने वॉल्यूम ऑफ गैस दी हुई है, आपको बताना है कि कितने मोल्स ऑफ गैस हैं, तो आप गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे सिंपली 22.4 से, तो आपका आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इन टर्म ऑफ, अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर निकालना चाहो। बात क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इन 3 फॉर्मूलेज को आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। इस 3 फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम इसके अब अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन ही करने और कुछ नहीं है, पूरे अब आगे वाले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं हमें, राइट। तो चलो, आई होप आपने लिख लिया हो। तो मैं इरेज करता हूं, इरेज कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो नोट्स बनाते रहना, नो ऐसे नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं देखते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए, नोट्स बनाते रहना तभी बात बनेगी। लेक्चर जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, वापस से लेक्चर आप देख नहीं पाओगे, बिलीव मी। आप सोचो ना कि बाद में 2x करके देख लूंगा या ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मजा नहीं आएगा यार, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। काफी लोग ये भी सोच होंगे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, मैं भी लेता था अपने टाइम पे। ऐसे ना करना प्लीज, नोट्स बना लेना। नोट्स बनाओगे आपके ही फायदे की आएगी, बाद में आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने ही तो लिखा था यार, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इसको भी इरेज ही कर दिया जाए। अब तो आपको पता ही है लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन करना शुरू कर दो, 5-6 क्वेश्चन करते हैं अच्छे। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन 560 लीटर ऑफ, इन 560 लीटर, ऐसे बस सिंपली। मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं जा रहा हूं कि बस आपको बस इतना बताना है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है बेसिकली। मैं क्या पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, जैसे जैसे आगे जाएंगे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। सो दैट आपके पहले फॉर्मूले को आप अप्लाई करना सीख जाओ। आपको बताना है कि 560 लीटर में कितने मोल्स ऑफ गैस हैं, बताओ। पॉज करो वीडियो को 1 सेकंड के लिए और पॉज करके बताओ। मैं करने जा रहा हूं, आई होप आपने पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया हो, और जिनका आंसर आ गया हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने आंसर निकाल लिया था, राइट। मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे पता लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप मुझे बताओगे, ठीक है। हमारे में एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अच्छा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने, इतने लीटर आपको गैस दिया, सिंपली क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे 22.4 से, ठीक है। सिंपली अगर आप 560 को डिवाइड कर दोगे 22.4 से, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बस अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया,
ठीक है, तो इसको आप करोगे तो आई थिंक 25 आ जाएगा, 25 मोल्स आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 25 मोल्स आपका आ जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, आपका आंसर आ गया 25 मोल्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, नीट में तो आ ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको एक फॉर्मूला मैं बनाना सिखा दो। देखो मोल कंसेप्ट के जो अच्छे क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस थोड़े से जो अच्छे हैं, टफ कैटेगरी वाले, जो टफ, जब मैं कभी ये बोलूँ ना क्वेश्चन अच्छे हैं, तो मतलब वो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा, मतलब उसमें दिमाग अच्छा लग रहा है। टफ क्वेश्चन है आप कह सकते हो, ठीक है, आप अपने लेवल पे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो जब मोल कंसेप्ट के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन कम आते हैं कि पूरे प्योरली मोल कंसेप्ट से आए, वो किसी दूसरे कंसेप्ट से मिक्स करके उधर मोल कंसेप्ट का अप्लाई हो जाता है। और मोल कंसेप्ट यार आपका हर जगह अप्लाई होगा, किसी भी चैप्टर की बात कर लो, मैक्सिमम चैप्टर में आपका मोल कंसेप्ट कहीं ना कहीं किसी भी तरह लग ही जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस में लगता रहता है। बाकी जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे हम करेंगे, लिमिटिंग रीजेंट हम आगे करेंगे, तो उन सब क्वेश्चंस में भी मोल कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो अच्छे टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो हैं उनमें आपका जो मोल कंसेप्ट है तो कंसेप्ट के अंदर लगता है, किसी कंसेप्ट के अंदर लग जाता है। इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन तब भी हम जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि आप मोल कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह सिंपल सा ही था, तो हमने देख लिया। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कुछ मैं प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके लेके आया हूं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज मैक्सिमम number of atoms, आपको मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 24 ग्राम ऑफ कार्बन, दूसरा ऑप्शन है आपका 56 ग्राम ऑफ आयरन, तीसरा ऑप्शन है आपका 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एंड डी ऑप्शन है आपका 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। इनका आपको एटॉमिक मोलर मास भी आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में, क्वेश्चंस में ही गिवन था, तो मैं भी आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया, रद्दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2003 में आया हुआ है। चलो ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूं। राइट, फिर आप चेक करना एक बार कि आपका हो रहा है कि नहीं। एक बार ट्राई करना शुरू कर दो। अब आपको थ्योरी पूरी मैंने बता दी है, आप एक क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हो। बस एक बार बैठ के वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। राइट, आई होप आपने ट्राई किया होगा, किया है ना भाई। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं। देखो, आपसे पूछा है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कि इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। आपको ये बताना है किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो बस सब क्या करो कि सब में देख लो कि सारे ऑप्शंस में चेक कर लो कि किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो आपको चेक करना आता ही है। उसके बाद बस चेक कर लो कि किसमें सबसे ज्यादा है, बस वही आपका आंसर है। देखो, सबसे पहले देखते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आपको 24 ग्राम ऑफ कार्बन में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम है। तो आप बता सकते हो, सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अगर आप सिंपली नंबर ऑफ मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, यही करते हैं। तो 24 को जब आप डिवाइड करोगे, अभी मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से अभी फिलहाल डोनेट कर दे रहा हूं। राइट, तो नंबर ऑफ मोल को मैं स्मॉल n से डोनेट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकाले, तो इसके कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 24 डिवाइड बाय 12, ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए कार्बन के। इसी तरह आयरन के कितने आ गए, 56 डिवाइड बाय 56, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। इसी तरह एल्यूमिनियम के कितने आ गए, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। इसी तरह Ag के कितने आ गए, सिल्वर के 108 डिवाइड बाय 108।
तो ए आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए जिसकी वैल्यू आई इधर 2 मोल्स, इधर 1, इधर 1, इधर 1। तो आपके ये आ गए। तो आपको इधर से वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किसके हैं, कार्बन के। तो वैसे भी इनडायरेक्टली आप देखो तो ऑप्शन 1 ही सही होगा। और आप चाहो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल भी सकते हो। अब आपको अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है तो वैसे आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, आपको नंबर ऑफ एटम बताना है तो कैसे निकालोगे। सिंपली आपको पता है कि एक मोल में, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटेंसिटीज के बराबर। तो एक मोल बराबर इतने के होता है, तो 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर को जस्ट, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कार्बन में। ठीक है, इसमें कितने होंगे, इसमें एक ही होगा, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो यह एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। ए भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आ जाएगा और ए भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आ जाएगा। तो आपको क्लियरली देख रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स को मैं डिनोट करूं कैपिटल एन से, तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स आपके 24 ग्राम ऑफ कार्बन में सबसे ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया, क्योंकि आपसे पूछा था कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बात क्लियर है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। और जेईई मेन में आया हुआ है, ठीक है, जेईई मेन में आपका आया हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, जेईई जो मोल कंसेप्ट के जो टफ क्वेश्चन है वो आपको किसी क्वेश्चंस में अप्लाई करते हुए मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में मिक्स करके आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी आते हैं, देखो आए हुए हैं, अभी मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी कुछ दिखाऊंगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको मिक्स होके ही आते हैं, लेकिन जितने बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं हम करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बच्चे वाला क्वेश्चन था, रसगुल्ला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो मैं इरेज कर रहा होता हूँ ना, इसको स्किप कर दिया करो। ठीक है, आप चाहो वैसे तो मैं बीच बीच में इरेज करते टाइम भी कुछ बोलता रहता हूँ, तो मे भी आपके काम का भी हो। ठीक है, देख लेना यार क्या याद है 10 सेकंड में। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपका वैसे भी वेस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्यारा क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक। ठीक है, द number of atoms in 4.25 gram of ammonia is, आपसे पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में लिखना शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। नहीं कि पहले मैं ऑप्शन लिखूं आप तब करो। आपको मान लो ऑप्शन दिए ही नहीं हुए हैं, आप ऐसा ज्यूम करो और करना सोल्व करो। पॉज करके वीडियो को एक बार क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। ये आपका सी ऑप्शन है, चलो डी भी लिख देते हैं, डी है आपका। चलो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है 199 में, 1999 के टाइम पे। तो आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया से, हल्का सा लेवल इंक्रीज, हल्का सा, बिल्कुल पिद्दू सा। ठीक है, तो आपको बताओ, एक बार वीडियो पॉज करो और सोल्व करने का ट्राई करो। मैं सोल्व करने जा रहा हूं, आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा और आपने आंसर एक बार निकाल के देखा होगा। अच्छा, तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो देखते हैं। देखो, आपको 4.25 ग्राम अमोनिया दिया हुआ है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं। देखो, अमोनिया आपको दिया हुआ है, अमोनिया आपको दिया हुआ है कितना, 4.25 ग्राम। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के निकाल ही सकते हो। सबसे पहला काम तो ये आप कर ही सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया कितने होंगे, इसका मोलर मास कितना होगा अमोनिया का, 14 + 3 × 1 = 17। हाँ, 17 ग्राम आपका मोलर मास होगा अमोनिया का। आप ऐसे निकालते हो ना मोलर मास, नाइट्रोजन का 14 + 3 × 1, इससे आपका 17 ग्राम आ गया मोलर मास अमोनिया का। अच्छा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 4.25 ग्राम में, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आप अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे 4.25 / 17। ये आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ये आ गया आपका, बात क्लियर है। सबसे पहले आपने अमोनिया के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रख लिए। अब आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम पूछा है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखो,
आप क्या देख पा रहे हो कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? मॉलिक्यूल क्या होता है? दो और दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई चीज को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है? एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन के हैं। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल आप क्लियरली बोल सकते हो कि 4 एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं। एक अमोनिया मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। अब आप नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले पास आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ना। इन मोल्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता है, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो कितने होंगे? इसको सिंपली अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से, आपने देखा था ना यार कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन नंबर ऑफ इंटेंटिटीज डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो आपको अगर नंबर ऑफ इंटेंटिटीज निकालनी है तो आप मोल को जब मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ इंटेंटिटीज आ जाएंगी। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा ना, सिंपली। तो बस आप मोल को जब मल्टीप्लाई करोगे अवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ इंटेंटिटीज आ जाएंगी। ये आपके पास अभी क्या आया? ये आपके पास आ गया कि अमोनिया के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अमोनिया के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो आपने निकाल लिया। बात क्लियर है? ठीक है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ एटम बताने हैं आपको। मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है अमोनिया के कितने हैं, आपने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? एक मॉलिक्यूल में आपको पता है 4 एटम है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? सिंपली बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपली क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस देखो आगे। ठीक है, सिंपली आप समझ रहे हो ना क्या किया हमने? सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले मॉलिक्यूल्स के कि अमोनिया के इतने मोल्स हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल दे, तो टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने हैं। लेकिन आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको पता है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। तो इतने नंबर ऑफ अमोनियास में कितने एटम होंगे? तो उसको मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में। बात क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 4 को जब मल्टीप्लाई आप करोगे इससे 4, तो आपका 17 ही आ जाएगा। 17 से 17 कट जाएगा और इधर आपका अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 4.25 से, तो 17 ही आ जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, तो लास्ट में आपका अवोगाड्रो नंबर ही बचेगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ही बचेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा कोई ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नीट 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने किया है। नहीं क्लियर हुआ तो अगर पोस्ट करके वापस देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैं भी पहली बार में चीजें ना समझ आ रही हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर नहीं समझ आ रही तो एक बार वापस पोस्ट करके वापस बैक जाओ और देख लो। ठीक है, वैसे आप मैक्सिमम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई मेरे जैसा हो जिसको स्लो समझ आता है तो रिपीट कर लो ना यार। ठीक है, तो आई होप एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं रेस करने जा रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया हो, कॉपी में उतार लिया हो, खुद से भी ट्राई कर लिया हो। आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितना क्या कर पाते हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। एक तो गर्मी के टाइम पे लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। बीच में प्रॉब्लम्स आपको भी आएंगी, मुझे भी आएंगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन has 3.55% of chlorine
if each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only, आपसे पूछा है क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन आर, आपको ये बताना है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं कि आपके ऑप्शंस हैं 6.022 इंटू 10⁻⁹ ऑप्शन नंबर बी है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6.022 इंटू 10⁻21 आई थिंक, ओके 21, एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका 6.022 इंटू 10⁻20। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कब? ये आपका क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2018 में, जेई मेंस 2018 में, अभी ही 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया है। जेई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। करो ट्राई मारो, एक ट्राई मारो फिर देखते हैं। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई मार लिया होगा। मैं आप शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.5% ऑफ क्लोरीन if each molecule of the hydrocarbon has 1 chlorine atom only, chlorine atoms present in 1 gram of chlorohydrocarbon are आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि क्लोरीन एटम कितने प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन में, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो देखो सिंपली पहले आपको डाटा क्या दिया है कि क्लोरोहाइड्रोकार्बन है। क्लोरोहाइड्रोकार्बन मतलब क्या? एक क्लोरोहाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? वो कंपाउंड जिसमें क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, एक ऐसा कंपाउंड जो कि इन 3 एटम से मिलके बना हो, इन 3 एटम से मिलके कंपाउंड बना होगा, उसको ही बोलते हैं क्लोरोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसा एक क्लोरोहाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है जिसमें 3.5% क्लोरीन है, 3.5% क्लोरीन। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? एक बार दिमाग को खोलो और सोचो कि इधर से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। पहली लाइन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप क्या ये बोल सकते हो कि आपको बोल रहे हैं कि 3.5% ऑफ क्लोरीन है, मतलब 100% कंपाउंड में आपका 3.55% आपका क्लोरीन है। तो सिंपली अगर आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका क्लोरोहाइड्रोकार्बन, लेट्स सपोज मान लो कि आपका क्लोरोहाइड्रोकार्बन अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपका क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, तो 100 ग्राम में कितने ग्राम होगा आपका क्लोरीन? सिंपली आप बोल सकते हो कि 100% में आपका 3.55% आपका क्लोरीन था। तो अगर 100 ग्राम में आपका क्लोरोहाइड्रोकार्बन मानो तो उसमें कितने ग्राम आपका क्लोरीन होगा? 3.55 ग्राम आपका क्लोरीन होगा। पहली लाइन से आप कंक्लूड कर पा रहे हो। ठीक है, कि अगर 100 ग्राम आपका क्लोरोहाइड्रोकार्बन है तो उसमें 3.55 ग्राम आपका क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ये पहली लाइन से आपको सिंपली क्लियर हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम ओनली, कि हर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ क्लोरीन का एक ही एटम है। आपका हर एक क्लोरीन में, आपका हर एक क्लोरोहाइड्रोकार्बन में क्लोरीन का सिर्फ एक ही एटम है, आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे क्लोरीन एटम पूछा कि कितने हैं? 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन में आपसे पूछा है, 1 ग्राम में पूछा है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन में आपसे पूछा। देखो आपको पता है कि 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन में, 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन में, 100 ग्राम आपका हाइड्रोकार्बन है, 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन में
आपको पता है कि 3.55 ग्राम आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन में आपका 3.55 ग्राम आपका क्लोरीन प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा कि 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो। अगर आपको 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन में बताना हो कि कितने नंबर ऑफ क्लोरीन है, तो आप कैसे बता सकते हो? 100 ग्राम में इतने ग्राम क्लोरीन है, तो 1 ग्राम में कितने ग्राम क्लोरीन होगा? 3.55 डिवाइड बाय 100, इतने ग्राम में क्लोरीन होगा। अरे अगर 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन में इतने ग्राम क्लोरीन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन में कितने ग्राम क्लोरीन होगा? इतनी होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऑप्शंस को इरेज कर दे रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। ऑप्शन चलो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में आपका आ जाएगा कि 1 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन में आपका आ गया 0.0355 ग्राम आपका क्लोरीन आ गया। क्योंकि आपको 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में पूछा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्लोरीन के, तो 1 ग्राम में इतने ग्राम क्लोरीन होगा। अब बस आपको क्या पता करना है? आपको क्लोरीन का पता लग गया कि क्लोरीन का इतना वेट है, आपको इतने वेट में बताना है कि 0.0355 ग्राम क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो आप सिंपली बता सकते हो। आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे? गिवन वेट को डिवाइड बाय किससे करोगे? मोलर वेट से। क्लोरीन का मोलर वेट कितना है? 35.5, ठीक है, 35.5। तो आप गिवन वेट को, जब ये आपका गिवन वेट है 0.0355, इसको जब आप डिवाइड करोगे 35.5 से, जो कि मोलर वेट है क्लोरीन का, तो इधर से आपका क्या आ जाएगा? इधर से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्लोरीन के। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्लोरीन के। बात क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इधर से आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? इधर से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 35 इधर आएगा, ठीक है, तो 10⁻⁻3, हाँ, तो आपके 10⁻⁻3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप करोगे तो कटेगा, तो 10⁻⁻3 आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसके? क्लोरीन के। नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के आ गए आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपको 100 ग्राम में पता था कि 100 ग्राम में इतने ग्राम क्लोरीन होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा वो आपने निकाल लिया। 1 ग्राम में इतना आ गया, तो आपको पता लग गया कि इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन आपको गिवन दिया हुआ है। आप उसके बाद आप गिवन मास को डिवाइड करोगे किससे? मोलर मास से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन पता लग जाएगा कि इतने मोल्स ऑफ क्लोरीन है। आपसे लेकिन पूछा मोल नहीं हुआ है, आपसे पूछा कि कितने एटम्स हैं क्लोरीन के, तो आप सिंपली अब क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को जब मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटीज आ जाएंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो बस अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए इतने। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻3 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम आ जाएंगे कि नहीं? बोलो भाई, आ जाएंगे। तो सिंपली आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कोई होगा, एक चेक कर लो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देख रहे हो आप क्लियरली कि 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन में। तो आपका ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने पहले क्या किया? आपने 1 ग्राम में देख लिया कितने ग्राम ऑफ क्लोरीन था, आपको गिवन मास पता लग गया क्लोरीन का, तो आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले क्लोरीन के, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए क्लोरीन के, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। हल्का हल्का सा लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेम वही चीजें वो यूज हो रही है, कोई भी अलग से कोई नवी कोई चीज लेके नहीं आया हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, ठीक है। बस धीरे धीरे आपके दिमाग के लेवल को और क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। मजा आ रहा है? जाग रहे हो कि सो गए? जिंदा हो भाई, बताते रहना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हालांकि जेई एडवांस में आया हुआ है, लेकिन नीट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। मैं बताया ना, मोल कंसेप्ट से अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अगर मोल कंसेप्ट से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा टफ नहीं आते, ठीक है। देखते हैं, देखो क्वेश्चन है, एक गैसियस
ए गैसियस मिक्सचर contains a gaseous mixture contains oxygen and nitrogen, oxygen and nitrogen, oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4, 1:4 by weight, 1:4 by weight. Therefore the ratio of their number of molecules is, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए ऑप्शन है 1:4, बी है आपका 1:8, सी है आपका 7:32 एंड डी है आपका 3:16। ये आपका जेई एडवांस कब आया है? बहुत पहले आया है, 1979 में आया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट में कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन दिखा नहीं मुझे जो कि प्योरली मोल कंसेप्ट से आया हुआ है, तो जो आया था मैंने वो आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। लगाओ 2 मिनट पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो। ठीक है, मैं सोल्व करने जा रहा हूं। आई होप आपने अभी तक आदत डाल ली होगी कि मेरे सोल्यूशन करने से पहले, मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद का दिमाग लगा रहे हो, तभी भाई सिलेक्शन होगा। राइट, चलो मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने एक बार ट्राई जरूर मारा होगा। देखो, आपको बोला है कि एक गैसियस मिक्सचर है, एक गैस का मिक्सचर है, मतलब गैस है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमने डाला हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का एक मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 1/4 की रेशो है बाय वेट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में रेशो जो है 1:4 है बाय वेट। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन का 1 ग्राम है तब नाइट्रोजन के कितने ग्राम होंगे? 4 ग्राम होंगे। यही बोलना चाहते हैं? अरे आपको बोला है गैसियस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इन द रेशो ऑफ 1:4 बाय वेट। मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में रेशो क्या है? 1:4 बाय वेट। मतलब अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजन कितने ग्राम होगा? उसका 4 टाइम्स, मतलब 4 ग्राम आपका नाइट्रोजन होगा। ठीक है, बताया हुआ है आपको। आपसे पूछा देयरफॉर द रेशो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या करना है आपको ऑक्सीजन का गिवन वेट पता है, नाइट्रोजन का भी आपको गिवन वेट पता है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, अच्छा अब इधर से सोचो, इधर आप क्या लोगे? 16 लोगे कि 32 लोगे? फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था। मैंने 16 इधर क्यों लिया? 16 आप में से काफी लोगों ने गलत भी किया होगा। ठीक है, काफी लोगों ने गलत भी किया होगा, इधर 16 लिया होगा। इधर आप 16 लोगे कि 32 लोगे? ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की, समझो बात को। ऑक्सीजन गैस की, मैंने बताया था ना कि इधर से छोटी छोटी चीजों से गलती होगी। लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था और देखो ये चीज आ गई। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों ने गलत किया होगा। ऑक्सीजन का मास क्या लोगे? ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो O2 की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो O2 का मास कितना होता है? 32 होता है। 32 होता है, तो इधर आप 16 नहीं 32 लोगे। समझ रहे हो बात को? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। समझ रहे हो ना? ठीक है, 16 नहीं लेना है। इसी तरह नाइट्रोजन गैस की बात हो रही तो नाइट्रोजन की बात नहीं, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, N2 की बात हो रही है, तो 14 × 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेट कितना आ जाएगा? इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 4 डिवाइड बाय 28। तो इसके भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो कैसे निकालोगे? सिंपली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। नंबर ऑफ मोल बराबर होता था टोटल नंबर ऑफ इंटेंटिटीज डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आपको नंबर ऑफ इंटेंटिटीज निकालनी है तो
नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, 1/32 अवोगाड्रो नंबर। ए इसके आगे ए आपके ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और ए आपके किसके आगे, ए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए नाइट्रोजन गैस के। ठीक है, इन दोनों के आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। तो आपसे पूछा क्या, इनकी रेशो पूछी है, तो बस इन दोनों की रेशो देख लो क्या होगी। इधर से 7 आ जाएगा, तो देखो 1/32 रेशो 4 से उसे काटेंगे तो 1/7 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 7 उधर गया, 32 इधर आया, तो 7/32 आपका आ जाएगा। 7/32 आपका आ जाएगा कि नंबर ऑफ देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 7/32 इज अवर आंसर। तो क्या है इधर ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। बताओ कितनों का सही आया था। लास्ट में कमेंट कर दिया करो कितने क्वेश्चन हमने किए थे। 6 क्वेश्चन अगर हमने किए तो बताओ कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए। राइट, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, बोलो भाई, कर दिया जाए। ठीक है, जाग रहे हो ना सब, चलो और बताओ लाइफ कैसे चल रही है। अभी तो शुरुआत हमने की है, लाइफ मस्त चल रही होगी। ठीक है, बस रेगुलर करते रहना। डीपीपी रोज 10-15 क्वेश्चन भी जो मैं दे रहा हूं उसको भी अगर आप करते रहोगे तो एक अच्छा रैंक आपका आ जाएगा। ठीक है, रोज के 10 क्वेश्चन करने का मतलब कि आप इस चैप्टर के, अगर इस चैप्टर के मैं देखूं तो लगभग 11 से 12 लेक्चर होंगे। तो आप रोज अगर सिर्फ डीपीपी भी सोल्व कर रहे हो तब भी आपके 120 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जा रहे हैं। तो बहुत होते हैं, उतने भी बहुत तो नहीं कहूंगा लेकिन सफिशिएंट तो होते हैं। एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सफिशिएंट आप जेई मेंस नीट लेवल तक तो कर ही सकते हो। ठीक है, जेई एडवांस के लिए आगे जाके और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, कुछ खास भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, देख लेना, नंबर मुझे पता नहीं है, पता नहीं 6 है कि 7 है, चेक कर लेना। Suppose the elements x and y, suppose the element x and y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weigh 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weigh 9 gram, then atomic weight of x and y is। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में। कब आया है? नीट 2016 में आया है। ऑप्शन भी चाहिए, कैसे कर लोगे? चलो ले लो। ऑप्शन ए है आपका 40-30, बी है आपका 60-40, सी है आपका 20-30 एंड डी है आपका 30-20। पॉज करो वीडियो को, एक क्वेश्चन को ट्राई मारो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई मारो। एक बार सोचो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। एक बार सोचने की कोशिश करो, एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो कि ये चीजें दी हुई हैं, इससे कैसे हम क्या चीजें जो हमें चाहिए हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। मैं शुरुआत करता हूं। देखो, आपसे बोला कि दो एलिमेंट है, मान लो एक्स और वाई, एक कंबाइन होकर दो कंपाउंड्स बना रहे हैं
एक्स और वाई आपके पास दो एलिमेंट हैं जो कि कंबाइन होकर दो तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, एक XY2 बना रहा है, एक X3Y2 बना रहा है। ये दो कंपाउंड बन रहे हैं इन दोनों को मिक्स करने के बाद, इन दोनों को कंबाइन होने के बाद। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2, 0.1 मोल आपको दिया है XY2 का, उसका वेट है 10 ग्राम। ठीक है, और 0.05 मोल दिया है आपको X3Y2 का, उसका वेट दिया 9 ग्राम। आपसे पूछा है एटॉमिक वेट क्या होगा X और Y का, एटॉमिक वेट क्या होगा X और Y का। देखो लिखते हैं, बस लिखनी है चीजें, बस एक बार देखो। आपको दिया है 0.1 मोल, 0.1 मोल XY2 का जो आपका वेट है वो आपको दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। ये आपको इसका दिया हुआ है। इस साइड हम X3Y2 का लिख देते हैं कि 0.05 मोल X3Y2 का आपको दिया है कितने नंबर ऑफ मोल्स, इसका वेट दिया हुआ है आपको 9 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, एक गिवन चीज दी हुई है। आपसे पूछा है कि एक्स और वाई का एटॉमिक वेट क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, गिवन वेट भी दिया हुआ है। तो क्या आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है नंबर ऑफ मोल और गिवन वेट में? नंबर ऑफ मोल और गिवन वेट में क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता था गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। होता था ना भाई? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो बस वही लिखेंगे अब हम। देखो, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल का आपने फॉर्मूला देखा था कि गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता था। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं जहां मिल रहा है उधर लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता था गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट के। तो देखते हैं, आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका बराबर होगा गिवन वेट आपको दिया 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट को सोचो एक बार, कैसे लिख सकते हो? XY2 का आपको अगर मोलिकुलर वेट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो? मान लो X का मान लो मोलिकुलर वेट है, ठीक है, इसका मान लो मोलिकुलर वेट, X का मोलिकुलर वेट X मान लिया, Y का मोलिकुलर वेट मान लो Y है। तो एक बार सोच के देखना कि क्या हम मोलिकुलर वेट ऐसे लिख सकते हैं? एक बार सोच के देखो, अगर चलो मैं स्मॉल x से डोनेट कर देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं जैसे XY2 है, XY2 आपके पास कंपाउंड है, मैं बोल रहा हूं कि आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना है, इसका आपको मोलिकुलर वेट निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पुट करना है मोलिकुलर वेट, उधर से ही x और y की वैल्यूज आ पाएंगी बेसिकली। तो XY2 का मोलिकुलर वेट आप कैसे बता सकते हो? मान लो कि x का जो एटॉमिक वेट है, कैपिटल x एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसको हमने स्मॉल x से डोनेट कर दिया, y एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है लेट्स से उसको मैंने y से डोनेट कर दिया। तो XY2 का जो मोलिकुलर वेट है उसको कैसे बता सकते हो आप कि XY2 का मोलिकुलर वेट होगा बराबर x प्लस 2y के, है ना? XY जो आपका मोलिक्यूल है वो एक x एटम से और 2 y एटम से मिलकर बना है, तो इस पूरे का मोलिकुलर वेट कितना होगा? x प्लस 2y के बराबर। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, बेसिक बच्चों वाली बात है, इतने इंटेलिजेंट आप हो यार। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह 0.05 इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, उसका बराबर है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? बराबर 3x प्लस 2y के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने दो इक्वेशन बना ली नंबर ऑफ मोल्स के, दो जो बेसिक फॉर्मूले हमने किए थे उससे ही हमने इक्वेशन बना ली। बस उसके बाद देखो आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किया जाए? ठीक है, देखो 3x प्लस 2y डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 0.05, इधर a आ गया, इस साइड x प्लस 2y बराबर आ गया 10 डिवाइड बाय 0.1, इधर से आ गया 100, इधर से आ गया 900 डिवाइड बाय 5, तो आ गया 180, 180 आ गया, है ना? इधर लिख देता हूँ 180 इधर आ गया। ठीक है, इधर से आपका 180 आ गया। अब देखो सिंपली आपके पास क्या है? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन ए है, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। बच्चों वाला काम आ गया 6, 7, 8 क्लास वाला। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x और y ही क्या थे? x एटॉमिक वेट था x का और y था एटॉमिक वेट y का, तो बस आपको एटॉमिक वेट ही पूछा था x और y का, तो बस x और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। देखो अब तो यार आप खुद ही कर दोगे। देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस 2y
बराबर है 180 के। तो ये दो इक्वेशन है, एक एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर आ गया आपका 80 के, है ना, 2x बराबर आ गया आपका 80 के। तो इधर से x आपका आ गया, x आ गया आपका बराबर 40 के, x आ गया आपका बराबर 40 के, ठीक है। बस आपने दो इक्वेशन को सोल्व किया तो आपका x आ जाएगा 40। अब आपको y निकालना है तो इस किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। पहली इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 40 पुट करता हूं तो 40 प्लस 2y बराबर है आपका 100 के, ठीक है। तो इधर से आपका 2y बराबर आ जाएगा 60 के और y आ जाएगा फिर इधर आपका 30 के। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x आ गया 40, मतलब एटॉमिक वेट जो कैपिटल x एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो 40 है, y का जो एटॉमिक वेट है वो 30 है। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 40 हो और y की वैल्यू 30 हो? तो ऑप्शन ए आपके लिए देख रहे हो कि ऑप्शन ए में x की वैल्यू एटॉमिक वेट x का 40 है, y का आपका 30 है। तो ये यहां से आपका एटॉमिक वेट x और y का आ गया। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना था और कुछ भी नहीं था, और कुछ फट्टू क्वेश्चन था। बाकी बस एक बार एक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखना था। राइट, क्लियर है बात? तो आज के लेक्चर को इधर तक ही रखते हैं। आपको आज डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है, इस लेक्चर की, और पिछली जो डीपीपी थी उसकी आंसर की भी आज की डीपीपी में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही चलेगा, आज की डीपीपी की जो आंसर की है वो आपको नेक्स्ट क्लास की डीपीपी में मिल जाएगी। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना, जिसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इधर तक ही रखते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट।